हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नई वीडियो जिसमें हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से लेकर के डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक का पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं ये सब देख लेंगे, क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा शुरू होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से, जहाँ लिखा है कि पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन कंपैटिबल पोलन ऑन द सेम स्पीसीज एज अ स्टिग्मा। मतलब कि हमारा जो पोलिनेशन होता है यार, ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लेता है कि जो पोलिनेशन होने वाला है वो उसी पोलन ग्रेन का होगा, मतलब उसी की स्पीसीज का आने वाला है या नहीं। या तो वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी और का हो जो कि वहाँ नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट लिखा है कि ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, या तो वो रॉन्ग टाइप का हो सकता है आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा एंड द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिख दी है कि भाई ये पिस्टिल की एबिलिटी होती है कि पिस्टिल ये रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने वाला है या फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने वाला नहीं है। Whether it is of right type or compatible or of the wrong type incompatible. If it is a right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination events. यानी कि जब आपका अगर वो right type का होता है pollen grain, तो भैया क्या करता है पिस्टिल प्रमोट कर देता है post pollination event, जैसे कि फर्टिलाइजेशन। जैसे कि पहला इवेंट है द लीड टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि पोस्ट पोलिनेशन इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन है, वही होगा। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। यार ये काम इसका पिस्टिल का ये है कि पिस्टिल क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उसको जर्मिनेट नहीं होने देता। करता क्या है यार, ये ऐसा करता है, मान लो ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ पर ये ऐसे स्टिग्मा बना लेते हैं हम, और ये आपकी ओवरी है। तो आपका जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ आएगा, बाहर से आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करने के बाद जब बात होती है तो इस यहाँ पर ना, यहाँ पर आपकी जो ये इसकी मेम्ब्रेन होती है ये एक प्लग बना देती है। प्लग यानी कि कैलोज का प्लग होता है, वो कैलोज कार्बोहाइड्रेट का प्लग होता है, उसका प्लग बना देती है। और जिससे क्या होगा कि आपका जो होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कैलोज वाले प्लग वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, लिखा है कि भैया the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई ये पिस्टिल की और पोलन ग्रेन की आपसी सहमति का नतीजा है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या फिर नहीं करने वाला है। क्योंकि होता ये है कि इन दोनों की जो सरफेस प्रोटीन्स है ना, जो इन दोनों की सरफेस प्रोटीन है वो ये रिकॉग्नाइज करती हैं और कि भाई वो हमारा ही है या फिर नहीं है। इन दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाई केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। यानी कि पोलन ग्रेन के वो केमिकल्स जो कि पिस्टिल के साथ में मैच करने वाले हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। एंड इट इज ओनली द रिसेंट ईयर दैट बोटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शंस लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। यानी कि आजकल इसी पे रिसर्च चल रही है कि भाई कौन से केमिकल्स वो होते हैं जो कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि एज मेंशन्ड अर्लियर फॉलोड कंपैटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। तो ये लिखा है थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं कि भैया ऐसा है, कुछ ऐसे होते हैं पॉलीसाइफनस, कुछ ऐसे होते हैं मोनोसाइफनस। पॉलीसाइफनस वो होते हैं जो 2-3 जगह जहाँ जर्म पोर होते हैं, 3 जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है, लेकिन बाकी की आगे नहीं जाती है, एक ही आगे जाती है। कुछ मोनोसाइफनस होते हैं जिनसे कि एक ही पोलन ट्यूब निकलती है। तो यहाँ लिखा है कि भाई किसी एक जर्म पोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाती है। अब आप यहाँ से एक थोड़ी सी बात समझ लीजिए। देखिए ऐसा है कि भाई मान लो आपका ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, पोलन ग्रेन, और इसके जो बाहर है ये, इसके बाहर एक लेयर होती है, आपको पता है इसको कहते हैं एक्साइन। यहाँ पर एक एक्साइन होती है ये, और एक्साइन में आपकी क्या होता है, जर्म पोर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ होगी ना, जो ग्रोथ होने वाली है वो इंटाइन की होने वाली है। यानी आपकी जो इंटाइन होगी वही क्या बनाने वाली है, पोलन ट्यूब बनाने वाली है। इंटाइन आपकी क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब बनाएगी। आप ये ध्यान रखना, पोर जो होता है ना वो एक्साइन में होता है, इंटाइन में नहीं होता। जो ट्यूब बनने वाली है वो आपकी इंटाइन की ग्रोथ है, यानी पेक्टोसेलुलोज की जो आपकी इंटाइन होती है ना, पेक्टिन की और सेलुलोज की, तो उसकी आपकी क्या होती है, पोलन ट्यूब होती है। जो ट्यूब सेल होती है वो ट्यूब सेल ग्रोथ कर रही होती है, वही बना रही होती है पोलन ट्यूब। नेक्स्ट है कि द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द, जो पोलन ग्रेन का कंटेंट होता है वो मूव कर जाता है इनटू द पोलन ट्यूब, इनटू द पोलन
ट्यूब। कंटेंट यानी कि क्या आपको पता है कि भाई उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक दो छोटे मेल गैमेट होते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि उसके अंदर जर्मिनेटिव सेल होती है जो जर्मिनेशन करने वाली है, जिसको हम बोलते हैं जो हमारी जो गैमेट बनाएगी जो सेल, तो एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी जनरेटिव सेल होती है। तो जनरेटिव सेल क्या करती है, पहले तो आगे तो ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा। ये ध्यान रखना कि आपकी जो पोलन ट्यूब होती है उसमें पहले आपका ट्यूब न्यूक्लियस एंट्री लेगा, उसके बाद आपके पीछे जनरेटिव सेल जो है वो एंट्री लेगी। फाइनली जो जनरेटिव सेल होगी जा करके वो पोलन ट्यूब में डिवाइड करने वाली है। मतलब आप ध्यान रखना कि वो जो जनरेटिव सेल है, जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। 2 सेल्ड पोलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल होती है वो पोलन ट्यूब में जाती है पहले अंदर, और फिर पोलन ट्यूब में अंदर जाने के बाद ही डिवाइड करती है। वहीं जा करके वो 2 मेल गैमेट बनाती है। आगे ट्यूब सेल का न्यूक्लियस चलता है। देखते हैं पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल। तो ये ध्यान रखना कि टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल लिखा है, यानी कि जो आपकी जो स्टाइल होती है उसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं। कई बार वो होलो टाइप होती है, खोखली होती है, कई बार उसमें टिश्यू होते हैं। तो आपकी जो पोलन ट्यूब है वही उन्हीं को तोड़ती भी जाती है। पोलन ट्यूब के आगे कुछ एंजाइम निकलते रहते हैं और वो एंजाइम उस टिश्यू को तोड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड इन 2 सेल्ड स्टेज। तो आपको पता है कि भाई कुछ में क्या होता है, 60% प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल ये होती हैं। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट। तो आपको पता है भाई ऐसे प्लांट्स में जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। कहाँ पर बनाती है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन दिस स्टिग्मा। तो ये यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आप ऐसा ना करें कि जो 2 सेल्ड स्टेज होती है उसमें आप पोलन ट्यूब के बाहर, यानी कि जो ट्यूब सेल है उसी के अंदर आप जनरेटिव सेल को डिवाइड करके मेल गैमेट बना दें। नहीं, आपकी जो जनरेटिव सेल होती है फर्स्ट विल इट गेट एंटर इनटू द पोलन ट्यूब, देन इट विल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स। In plants which shed pollen in the 3 cell condition, pollen tube carry the 2 male gamete from the beginning। तो यार ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लिखी है कि भाई जो 3 सेल वाले होते हैं उनमें पोलन ट्यूब जो है वो तुम्हारी पहले से ही 2 मेल गैमेट को रखती है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। तो ये यार वर्ड यहाँ से मिल जाता है हमें, लिखा है कि माइक्रोपाइल के थ्रू घुसती है अंदर। अगर वो माइक्रोपाइल से घुसती है तो आपको पता ही है उसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी बोलते हैं। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, यानी जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि हम पीछे डायग्राम में देखने वाले हैं, उसके थ्रू वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसके थ्रू क्या होता है, आपकी जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाती है। तो एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं पहले, फिर पढ़ लेंगे। ये हमारा डायग्राम है, देखो ऐसा है कि भाई यहाँ से आपका जो पोलन ट्यूब है वो आ रही है ना, यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब आई जा रही है और फिर यहाँ से जो जा रही है, कहाँ से गुजर रही है, माइक्रोपाइल से जा रही है। तो जब आपकी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से अंदर जाती है तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरोगैमी। अगर ये कहीं और से जाती तो चैलाजोगैमी, मीजोगैमी अलग अलग होता, लेकिन अभी इन्होंने एनसीईआरटी ने दिखाई है कि पोर से जा रही है तो पोरोगैमी है। उसके बाद होने वाला क्या है कि आपके जो यहाँ पर जो सिनर्जिड्स होती हैं, जैसे आप डायग्राम में नीचे देख सकते हैं कि भाई नीचे जो आपके सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड का एक एक्सटेंशन होता है और आपको पता है उसको अपन कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना। तो फिलीफॉर्म एपरेटस भाई क्या काम करता है, इसका ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये इसको अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को, है ना। पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक के, किसके द्वारा, फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा। होता ये है कि आप देख सकते हैं कि भैया आपके जो पोलन जो आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, उसने क्या किया, अंदर ये सिनर्जिड को तोड़ दिया है और सिनर्जिड का, इसका सिनर्जिड का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसी में जा करके आपकी जो पोलन ट्यूब है ना, इसी ने इसमें जा करके 2 मेल गैमेट रिलीज कर दिए। तो आपसे यहाँ इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताओ भाई कि जो पोलन ट्यूब होती है वो कहाँ पर रिलीज करती है मेल गैमेट को। तो आपका आंसर होगा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड में आपकी पोलन ट्यूब क्या करने वाली है, रिलीज करने वाली है मेल गैमेट्स को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर आपके 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। एक मेल गैमेट आपका जो ये एग न्यूक्लियस है जो आपको दिख रहा है इधर, एक मेल गैमेट आपका एग न्यूक्लियस से फ्यूज करने वाला है, दूसरा इधर वालों से फ्यूज करने वाला है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एंट्री का पार्ट था, एक बार वहीं चलते हैं दोबारा जहाँ पर पढ़ रहे थे। यहाँ लिखा हुआ है कि many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guide the entry of the pollen tube। तो ये important है भाई बहुत ज़्यादा कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो आपका पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। मतलब ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना।
All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो ये पूछते हैं भाई pollen pistil interaction कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सारे इवेंट ये लेकर के कहाँ से, पोलन के गिरने से लेकर के एंट्री ऑफ द ओव्यूल तक का क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पोलन। The knowledge gained in this area would help in the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even in incompatible pollinations to get desired hybrids। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide। मतलब आप इनके पोलन ग्रेन लेकर के ग्लास स्लाइड पर देख सकते हैं, वहाँ पर शुगर सॉल्यूशन डाल लेते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि पोलन जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, शुगर सॉल्यूशन चाहिए होता है। साथ में आप अगर यहाँ बोरोन ले लोगे तो किसी फॉर्म में तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, बोरोन वाला सवाल आ जाता है भाई, है ना, याद रखना कि आपका पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए बोरोन चाहिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, यू आर लाइकली टू सीन पोलन ट्यूब कमिंग आउट थ्रू पोलन ग्रेन्स। तो आप देख सकते हैं कुछ देर बाद जो आपके पोलन ग्रेन होंगे वो जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेशन उनका इसी बात पर डिपेंड करता है कि यार वो वायबल है कि नहीं है। वायबल मतलब कि अगर वो वायबिलिटी शो कर रहे हैं मतलब वो जिंदा हैं तो जर्मिनेट करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वायबल नहीं है। तो वायबिलिटी मतलब कुछ की बहुत दिनों तक वायबिलिटी रहती है, कुछ की कम टाइम तक रहती है, पीछे हमने पढ़ा था। Next, as you shall learn in the chapter on the plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties। उसको कहते हैं artificial hybridization। यार ये important बात है, थोड़ी समझ लीजिए। देखिए ऐसा है, अगर हम आपको कहें कि भाई ऐसा है कि हमारा यहाँ पर एक वो है, ये मान लो हमारा फ्लावर है ना, ये फ्लावर है, ये फ्लावर के ऊपर क्या है, हमारे स्टिग्मा है और यहाँ पर इसके एंथर लगे हुए हैं ना, ये इसके एंथर हैं। और ये हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मैं किसी दूसरे फ्लावर के यहाँ से मतलब दूसरे फ्लावर के एंथर हैं, ये इनसे यहाँ से मुझे पोलन ग्रेन लाने हैं और वो ला करके मुझे यहाँ डिपॉजिट करने हैं इसके ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट करे और मेरी हिसाब का मतलब जो मैं चाहता हूँ वैसा फर्टिलाइजेशन हो जाए, डिजायर्ड फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यार मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, इसको यानी कि इसके एंथर वाले पार्ट को। इसका एंथर का पार्ट हटाने के पीछे मेरा इतना मकसद है सिर्फ कि भाई अगर मान लो इसके पोलन ग्रेन खुद के ही आ जाते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे द्वारा जो डाला गया पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हुआ है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मेल पार्ट काट देता हूँ, ये मेल वाला पार्ट जो है इसको हटा देता हूँ। तो मेल पार्ट हटा देना यानी इसका मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन फैक्टर इसका हटा देता हूँ, तो इसी को बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन मीन्स टू से दैट रिमूवल ऑफ द एंथर। तो मैं एंथर हटा दूँ तो मेरा क्या होगा कि मैं श्योर हो जाऊंगा कि भाई अभी इसका खुद का तो नहीं गिरने वाला है। इसके बाद भी अगर मैं इसको खुला छोड़ दूंगा तो पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ हवा में किसी का पोलन ग्रेन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ढक देता हूँ, बैगिंग कर देता हूँ इसकी एक बटर पेपर से। फिर क्या करता हूँ, जब इसकी ओवरी मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ जब मान लो ओव्यूल आ जाएगा अच्छे से, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक आ जाएगी, एग आ जाएगा, तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, फिर अपनी इच्छा वाले जो पोलन ग्रेन है इसको हटाऊंगा, बैग को ब्रश की सहायता से, ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर डाल दूंगा, फिर दोबारा रीबैगिंग कर देता हूँ ताकि जब तक ये जर्मिनेट करे बैगिंग हुई रहे। तो मतलब इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत सारे जो हैं इनका यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ब्रीडर जो होते हैं वो गार्डन्स में इसका यूज करते हैं अपनी इच्छा के प्लांट्स उगाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि artificial hybridization is one of the major approach to crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation from bagging technique. तो यार ये यहाँ से पूछ लेते हैं कि emasculation क्या है, bagging technique क्या है। तो आपको बताना है आराम से कि भाई emasculation जो है वो रिमूवल ऑफ एंथर कहलाता है और बैगिंग उसकी करनी होती है ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन कहीं से उड़ता हुआ किसी और का ना आ जाए। Next है, if the female parent bear bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther dices using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation, यानी कि उसके जो है मैच्योर होने से पहले ही आप उसके बड में जब था फ्लावर उसी टाइम पे उसके एंथर को रिमूव कर दो। Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper। तो ये सवाल यहाँ से बन जाता है भाई किसका बना होता है आपका बैग, बटर पेपर का। To prevent combination of the stigma with unwanted pollen,
and contamination of the stigma with unwanted pollen, and this process is called as bagging. When the stigma of bagged flower attain receptivity, mature plant gain collected from anther of the male parent are dusted on the stigma. मतलब आप क्या करें, कहीं से लें, जिसके डालने हैं उसके ब्रश से ले इसके ऊपर डाल दें, एंड फ्लावर आर रीबैग्ड। भैया दोबारा बैग लगाना है, ध्यान रखना, वरना एकदम तो तुम्हारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने से रहा। एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप, तो फ्रूट बनने तक का वेट किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। ये तो आपको पता ही है कि जब वो बनाता ही नहीं है मतलब बाइसेक्सुअल, तो फिर हम इमैस्कुलेशन क्यों करेंगे। एंड द फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, तो बैगिंग तो वहाँ भी जरूरी है यार, बैगिंग करना मतलब वहाँ भी किसी और का तो आ ही सकता है ना, तो बैगिंग करना बहुत जरूरी है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग, है ना, तो दोबारा डाल करके क्या कर देते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं। ये उनके केस है जहाँ पर डायसियस होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी होती है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सुन लो पहले क्या बात होती है। होता ये है, देखिए एक बार देख लेते हैं कि भाई ऐसा है। भाई मान लो आपका ये जो था, ये एम्ब्रियो सैक है, मैं बना देता हूँ छोटी सी एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर एक एग है ना, ये एग है, और यहीं बराबर में आपकी सिनर्जिड थी, ये सिनर्जिड है, इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस है, इधर भी क्या है, सिनर्जिड है, यहाँ भी फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो होता यार ये है कि जो आपकी पोलन ट्यूब आती है ना, तो वो इसको तोड़ देती है, और जो आपके मेल गैमेट होंगे वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। 2 मेल गैमेट सपोज करो यहाँ रिलीज हो जाते हैं। सेंटर पे एक सेंट्रल सेल रहती है, आपको पता है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं जो कि क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यार ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, 2n हो जाएंगे, और फिर ये बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के पीछे इनका केवल इतना काम है कि भाई 2n हो जाएंगे, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। अभी क्या होगा, इनमें से एक मेल गैमेट जो 1 मेल गैमेट है एग के साथ, अगर हम कहें कि 1 मेल गैमेट प्लस एग जुड़ जाएगा, और दूसरा जो होगा 1 मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार तो एग के साथ, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, है ना। तो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहले वाले की प्रोडक्ट जाइगोट होगी, दूसरे वाले की प्रोडक्ट जो होगी वो पैन होगी। पैन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा होगा, 3n होगा, क्योंकि एक n ये होगा और दूसरा 2n ये होंगे, तो दोनों जुड़ के 3n बनेगा। फ्यूचर में पैन जो होगा आपका वो एंडोस्पर्म बनाएगा, और जाइगोट से आपके एम्ब्रियो बनने वाला है। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, दोबारा ध्यान से सुनना, उनमें से एक सिनर्जिड को तोड़कर द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड के अंदर रिलीज होने वाला है आपका जो मेल गैमेट है वो। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। सिनगैमी कर लेता है, यानी एग के साथ जुड़ जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा 2n। And the other male gamete move toward the 2 polar nuclei located in the central cell। यहाँ लिखा है 2 polar nuclei, जब तक वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को नहीं बोल रहा है। बाद में क्या होगा, फ्यूजन होकर वो 2n हो जाएंगे, तब उनको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3n बन जाएगा। फिर एज इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो भैया जब इसमें 3 न्यूक्लियस हैं तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हमारा जो सिनगैमी है और जो दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, वो इन दोनों को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो भैया डबल फर्टिलाइजेशन है। ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नवशीन, उन्होंने ढूंढा था, ये ध्यान रखना, नवशीन उनका नाम था। इन्होंने ढूंढा था किसमें, फ्रिटिलेरिया। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि भाई किसने किसमें ढूंढा था, तो फ्रिटिलेरिया और एक और प्लांट था लिलियम। तो फ्रिटिलेरिया और लिलियम में इन्होंने इसे ढूंढा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखा है एन इवेंट यूनिक इन फ्लावरिंग प्लांट, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सेंट्रल सेल जो थी आपकी ट्रिप्लॉइड हो जाएगी, तो बन जाएगी क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो आपका जो जाइगोट है वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। तो भैया आपका जो ओव्यूल है वो अब सीड बनने वाला है, और जो जाइगोट है आपकी वो क्या बनने वाली है, एम्ब्रियो। और जो आपके एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है वो बनने वाला है अब एंडोस्पर्म, यानी कि ये जो सेल है पैक, ये पैक अब पूरी कंप्लीट होकर एंडोस्पर्म बनने वाली है। तो इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद भाई क्या होने वाला है, जो आपका एंडोस्पर्म है वो बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है।
मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल सीड में होने वाला है, ध्यान रखना, और ओवरी आपकी फ्रूट बनने वाली है, और सारा कुछ मिला जुला के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। लिखा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो ध्यान रखना, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो भैया ये ध्यान रखना पहले आपकी एंडोस्पर्म बनती है, उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि यार एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए होता है, तो पहले जल्दी से बन जाती है एंडोस्पर्म, उसके बाद आपका एम्ब्रियो बन जाए, ताकि उसको प्रॉपर ये फिक्स हो जाए कि भाई तुझे अब खाने पीने को मिलने वाला है। एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड टिश्यू, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू, एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। तो आपको पता है कि जो इस टिश्यू की सेल होंगी उसमें क्या होगा, खाने का सामान होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। तो यार ये मोस्ट कॉमन टाइप का जो है ये फ्री न्यूक्लियर टाइप का होता है, इसको हम न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। न्यूक्लियर टाइप में होता ये है कि जो आपका जो सेल होती है, जैसे मान लो आपकी ये सेल है, तो ये क्या करती है, मान लो ये सब ट्रिप्लॉइड सेल है, ये क्या करेगी, लगातार इसके अंदर लगातार न्यूक्लियस 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 बहुत सारे डिवाइड होते रहते हैं, जो सारे न्यूक्लियस जो हैं ट्रिप्लॉइड 3n होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बाद में अभी तक तो ये लिक्विड जैसा रहेगा, है ना, बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, फिर ये सारी सेल्यूलर हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पहले जो न्यूक्लियर होती है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, उसके बाद वो भी सेल्यूलर हो जाती है, टिश्यू बन जाती है। तो एक बार यहाँ लिखा है कि भैया दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली द सेल वॉल फॉर्मेशन, बाद में आपको बताया कि बाद में वो सेलुलर हो जाएगी, सब सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में होती है, अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। तो बाद में जो आपकी न्यूक्लियर है वो भी सेलुलर होने वाली है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आपका जो कोकोनट वाटर है भाई वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसके बाद वो टिश्यू बन जाता है जो कर्नल होता है। लिखा है कि द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो बाद में वो लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे दीवारों के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और सेल्यूलर हो जाता है और टिश्यू बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, कोकोनट का आपसे पूछ लेते हैं बहुत बार, तो आप ध्यान रखना पहले फ्री न्यूक्लियर फिर सेल्यूलर। और कुछ प्लांट्स में आपको डायरेक्ट सेल्यूलर देखने को मिलेगी, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली क्या बनती है, सेल्यूलर बनती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि पहले न्यूक्लियर बनती है फिर सेल्यूलर होती है। और एक तीसरी तरह की होती है हेलोबियल, वो एक विशेष प्रकार की होती है जो कि मोनोकोट्स में मिलती है। मोनोकोट का एक ऑर्डर होता है हेलोबियल्स, उसमें मिलती है। नेक्स्ट लिखा है एंडोस्पर्म मे आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यार ये ध्यान रखना, आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या तो वो पूरी तरह खत्म कर देगा, किसको, एंडोस्पर्म को पूरा यूज कर लेगा, खा पी लेगा। तो मतलब ऐसा आपको मोस्टली ऐसा आपको डाइकोट में देखने को मिलता है, और मोनोकोट में आपका एंडोस्पर्म जो है बची रह जाती है। लिखा है बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर्ड सीड, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट। तो कोकोनट में आपको मैच्योर सीड में, कैस्टर में बची हुई दिखाई देगी। कैस्टर जबकि डाइकोट है लेकिन इसमें बच जाती है एंडोस्पर्म, तो ये ध्यान रखना। एंड बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो बाद में यूज होती है, जब सीड जर्मिनेट होता है तब यूज होती है। स्प्लिट ओपन सम सीड, यानी आप कह रहे कैस्टर का देखो, पीस, बीनट, ग्राउंड नट सबका देखो, आप पता करो कि भाई किसमें एंडोस्पर्म कैसी होती है, ये आपको पता करने के लिए उन्होंने कहा है। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। तो हाँ वही देख लेना इनमें होती है ना। नेक्स्ट है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो एक बार पहले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का डायग्राम हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डेवलपमेंट भी पढ़ लेंगे। देखो यार ये डेवलपमेंट का जो है डायग्राम है, इसको आप देख लो ध्यान से। इसमें आपको दिख रहा होगा भैया आपकी ये जो बीच में बनी हुई है ये एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो अभी क्या हुआ है, अभी अभी बना है ना ये। इसके बाद क्या होगा, ये वो हो जाएगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगी, ये जो सेल है ये बाद में एंडोस्पर्म बनने वाली है। और आपका जो जाइगोट है यार ये दिख रहा होगा, ये जाइगोट आपका क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो जाइगोट है, पहले हम देखते हैं भाई जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। इधर एंडोस्पर्म बन रही है, वेरी गुड है ना, ये तो बनती रहेगी, इसका कोई हमें बात नहीं करनी है अभी। यहाँ पर अगर हम कहें भी तो यहाँ आपको बता देते हैं कि भाई यहाँ पर एंडोस्पर्म बन रही है, ये वाली यहाँ बन रही होगी एंडोस्पर्म, ये मतलब एक टिश्यू टाइप का यहाँ बन गया होगा, ठीक है। ऐसा सपोज करो यहाँ बन गया ऐसा टिश्यू, तो ये एंडोस्पर्म है। तो फाइनली आपका जो इधर बन रहा है जाइगोट, उसी से जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उसको एम्ब्रियो को इसमें आना है अंदर, मतलब एम्ब्रियो को, आपके एम्ब्रियो को कहाँ पे आना है, इसके अंदर आना है। ये जो आपका है ना, ये जैसे मान लो कहते हैं ये एंडोस्पर्म है, तो इसके अंदर यहाँ मान लो ये टिश्यू है ऐसा, तो ये आपका जहाँ पर बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा यार वो यहाँ आएगा, इसकी तरफ आने वाला है, क्योंकि उसको इससे क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, ये आप समझ सकते हो है ना। तो हुआ ये है कि
जाइगोट का डेवलपमेंट देखो कैसे होता है आगे एम्ब्रियो में। तो जाइगोट आपका ये होता है, जाइगोट डिवाइड करता है, 2 सेल बना लेगा। ये 2 सेल आपको दिख रही होंगी जो बनी हुई हैं। इनमें से जो भैया एम्ब्रियो बना रही है, ये आपकी जो एम्ब्रियो बनाने वाली सेल है इसको बोलते हैं एपिकल सेल, है ना, इसको बोलते हैं एपिकल सेल, है ना, ये ध्यान रखना। और फिर इसके ऊपर जो सेल है ये बेसल सेल होती है। होगा ये कि भैया आपकी जो बेसल सेल है यार, ये बेसल सेल क्या करने वाली है, लगातार कई डिवीजन करने के बाद ये 6, 7, 8 सेल की सस्पेंसर बना देगी ये वाली। और सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है बड़े वाली, इसको कहते हैं अपन होस्टोरिया, है ना, ये होस्टोरिया है। तो इस होस्टोरिया का काम होता है कि इधर अगर न्यूसेलस है तो टिश्यू है एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर, उसमें से क्या करेगी, न्यूट्रिएंट लेती रहेगी और सस्पेंसर के थ्रू आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को भेजती रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो है ये एपिकल सेल से जो बनने वाला है एम्ब्रियो, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और एक टिश्यू जैसा बना रहा होता है, जिसमें बाहर की जो लेयर होती है ये, इसको अपन बोलते हैं डर्मेटोजन, है ना। ये डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाने वाली है फाइनली। और बीच में आपको दिख रहा हो यहाँ पर कुछ सेल्स हैं। इनमें से जो ये सेल है यार, ये वाली सेल जो यहाँ वाली सेल होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, है ना। तो इस हाइपोफाइसिस का क्या काम होता है वो भी आप समझ लीजिए। हाइपोफाइसिस का काम होता है कि भाई ये इन फ्यूचर में रेडिकल बनाने वाली है। ये जो आप रेडिकल देख रहे हैं ये किससे बना होता है, हाइपोफाइसिस से बना होता है। और एक और ख़ास बात है कि हाइपोफाइसिस जो है ना यार, वो सस्पेंसर की लास्ट सेल होती है। ये सस्पेंसर होती है, मतलब वो एम्ब्रियो से नहीं बनती है, ध्यान रखना। हाइपोफाइसिस जो होती है वो सस्पेंसर वाली लास्ट सेल होती है, जो कि एम्ब्रियो की साइड में होती है, उससे बनती है आपकी रेडिकल, यानी हाइपोफाइसिस बनती है, फिर वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे, ये लाइन यहाँ मैं खींच रहा हूँ, यहाँ पर जो सेल्स हैं ये इन फ्यूचर में प्लेम्यूल बनाने वाली हैं, ये भी आप ध्यान रखना, बाद में प्लेम्यूल बनाएंगे। और ये पूरा लाइन जैसा जो खींचा है इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यार यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ रेडिकल से लेकर के और यहाँ तक का ये इतना हिस्सा, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये ध्यान रखना, है ना। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक हिस्सा रेडिकल है तो दूसरा क्या है, प्लेम्यूल है। फिर क्या होगा कि भैया आपका जो ये यहाँ प्लेम्यूलर बराबर में जो दो ये टिश्यू हैं, ये कोटिलिडन है, डेवलप करना शुरू करेंगे और आपका जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप हो जाएगा। उसके बाद कोटिलिडन आपके लंबे हो जाएंगे और थोड़े तो ये बड़े हो जाएंगे। अभी 2 कोटिलिडन बन गए तो आपका जो एम्ब्रियो है वो डाइकोट है, ये आप समझ सकते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो की बात हो रही है। फिर आप देख सकते हैं कि भाई यार ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसका जो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट जो रेडिकल में जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, है ना। और जो पार्ट प्लेम्यूल में जाता है इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ये थोड़ा ध्यान रखना, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल 2 इसके पार्ट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेते हैं। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच टर्मिनेट्स इनटू प्लेम्यूल, दैट इज एपिकोटाइल। और आगे कोटिलिडन है और डाइकोट का एम्ब्रियो है। तो आप देख सकते हैं भी आपकी जो ये सस्पेंसर थी इसका काम खत्म हो गया और इसने जो है नरिशमेंट देना था दे लिया, क्योंकि अभी फाइनली ये जो आपका एम्ब्रियो था ये एंडोस्पर्म में पहुंच गया होगा। और यहाँ एंडोस्पर्म में आने के बाद इसने आराम से क्या किया, काफ़ी सारा नरिशमेंट लिया। उसके बाद एंडोस्पर्म बची रही नहीं बची रही ये डिपेंड करता है, कुछ सीड्स में खत्म हो जाती है, डाइकोट्स में मोस्टली, मोनोकोट में बची रह जाती है, जो कि बाद में सीड जर्मिनेशन में काम आती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, वहीं चलते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, एक बार देखो यहाँ लिखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो हम देख सकते हैं लिखा क्या है, लिखा है एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। कहाँ बनता है एम्ब्रियो आपका, माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है, आपको पता है आपका उधर ही था एग सेल, तो उसी से जाइगोट बनेगा। एंड वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। तो ध्यान रखना यार, पहले थोड़ी सी एंडोस्पर्म बनेगी, उसके बाद आपका जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक एडेप्टेशन है जो कि बताती है कि जिससे आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है ये बात, क्योंकि पहले एंडोस्पर्म बन चुकी है। फिर लिखा है कि दो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट्स। बाद में जाके थोड़ा अलग हो जाता है डाइकोट का और मोनोकोट का। एंड दिस फिगर डिपिक्ट्स द एम्ब्रियोजेनी, हमने देख लिया फिगर। लिखा द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट और मैच्योर। यार ये आपसे मेडिकल में पूछा जाता है यहाँ से कि इनका ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर है, मतलब ग्लोबुलर के बाद हार्ट के बाद मैच्योर। ये तो आप बता ही दोगे, पहले ग्लोबुलर बनेगा फिर हार्ट बनेगा फिर मैच्योर बनेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, 2 कोटिलिडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, आपको पता है
अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, और कहाँ खुलता है जाकर के प्लेम्यूल में, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और जो पार्ट आपका बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन है और जाकर के खुलता है कहाँ पर, रेडिकल में, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। यार ये सवाल यहाँ से आएगा, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच टर्मिनेट्स इनटू प्लेम्यूल दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, और जो खुलता है रेडिकल में उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एंड द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। यार ये ध्यान रखना, रूट टिप आपकी रूट कैप से कवर्ड रहती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट पॉसेस ओनली वन कोटिलेडन। यार डायग्राम है, इससे सवाल आते हैं, एक बार देख लो डायग्राम को। सवाल आएगा इसको क्या कहते हैं, स्कूटेलम को, तो ये ध्यान रखना यार ये सिंगल कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट है। तो जब भी सवाल आता है इसमें पूछते हैं लेटरल, तो ये लेटरल वर्ड इसमें लगा लेना आप यहाँ पर, लेटरल सिंगल कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट यानी स्कूटेलम होता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो प्लेम्यूल है यार उसके ऊपर शूट एपेक्स के ऊपर कुछ कोलियोप्टाइल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ लीफी टाइप का एक कवर होता है, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ऐसे ही आप रूट पे देख रहे होंगे कोलियोराइजा, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ शीथ है, तो कवर है जो कि आपका देख रहे हैं कहाँ पर चढ़ा हुआ है, रूट कैप रेडिकल के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ये यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक वर्ड है एपिब्लास्ट, आप देख सकते हैं। तो एपिब्लास्ट क्या है, क्योंकि दो कोटिलेडन तो है नहीं, एक है, तो रिड्यूस्ड कोटिलेडन जो है वो यार ये है। और ये आप देख सकते हैं ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये पूरा ये उसके बराबर में एक कोटिलेडन नहीं बन पाया है, दूसरा कोटिलेडन बना हुआ है, बस इतना ही फर्क है। इसके अंदर आपको एक खास चीज़ है, एंडोस्पर्म होती है, वो आपको पता है, एंडोस्पर्म बच जाती है ना। तो नेक्स्ट एक बार देखते हैं मोनोकोट में। यार ये सवाल ध्यान रखना, एपिब्लास्ट का इंपॉर्टेंट सवाल है, स्कूटेलम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। सिंगल कोटिलेडन ऑफ द मोनोकोट स्कूटेलम कहलाता है। कोलियोप्टाइल में आप ध्यान रखना लीफी है, और कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। एक बार थ्योरी में भी देख लेते हैं। लिखा है एम्ब्रियो द मोनोकोटिलेडन पॉसेस ओनली वन कोटिलेडन। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। तो ध्यान रखना ग्रास फैमिली यानी मोनोकोट की बात कर रहे हैं, इसमें कोटिलेडन को स्कूटेलम बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है, लेटरल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एट इट लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड एज द कोलियोराइजा। तो यहाँ से ये ऑप्शन में आएगा अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। एंड द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज द एपिकोटाइल। ये भी आपको पता है। एपिकोटाइल है शूट एपेक्स एंड ए लीफ प्राइमोर्डिया। यहाँ तो क्या होगा, उसमें लीफ होंगी छोटी छोटी सी, एनक्लोज इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल। होलो फोलियर स्ट्रक्चर इन लीफी, फोलियर जब आए तो लीफी बात है, लीफी स्ट्रक्चर में आपका बंद रहता है सारा कुछ, तो ये इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो वहाँ भी वही है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल दोनों वैसे ही हैं जैसे यहाँ थे, और यहाँ क्या है बस कवरिंग्स हैं कुछ, जैसे कोलियोप्टाइल मतलब प्लेम्यूल की और कोलियोराइजा मतलब रूट की कवरिंग होती है। ठीक है। सो के फ्यू सीड इन वाटर, और उसमें आपको भिगा के रखो, आप देखोगे कि ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड, आपको दिख जाएगा कि एम्ब्रियो कहाँ है। वो जो चने में नोक टाइप की होती है दैट इज एम्ब्रियो, और बराबर में जो होते हैं कोटिलेडन्स होते हैं, ये आप देख लेंगे आप अगर सीड्स को भिगा के रखने वाले हैं। इसके बाद आपके दिया गया है सीड्स, तो ना भैया सीड हम क्या देख लेते हैं, एक बार सीड पढ़ लेते हैं। लिखा है इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कई बार ऑप्शन में आता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो भैया आंसर होता है आपका सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, ये पूछा गया है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledon and embryonal axis. The cotyledon of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food. तो आपको पता ही है कि cotyledon में आपका क्या रहता है, The cotyledon of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of the food reserve. तो ये ध्यान रखना, storage of food reserve किसके अंदर रहता है, आपका इसके अंदर रहता है कोटिलेडन के, जैसे कि दालों में आप देख सकते हो, लेग्यूम्स में। मैच्योर्ड सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस, यार वही है कि अगर किसी में एंडोस्पर्म नहीं बची है तो नॉन एल्ब्यूमिनस है, और बची है तो एल्ब्यूमिनस है। लिखा है और एक्स एल्ब्यूमिनस। एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब ये डाइकोट की बात कर रहे हैं मोस्टली, कुछ एक्सेप्शन होते हैं मोनोकोट भी। इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज पी एंड ग्राउंडनट। और वहाँ लिखा है कि एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनमें की बच जाती है एंडोस्पर्म और पूरी तरह यूज नहीं हो पाती है, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। कैस्टर एक डाइकोट होते हुए भी आप समझ सकते हैं कैसा है, एंडोस्पर्मिक है। लिखा है ओकेजनली इन सम सीड सच ब्लैक पेपर एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पूछा जाएगा। ब्लैक पेपर और बीट में यार बाद में न्यूसेलस बची रहती है, यार ये ऑप्शन में आएगा यहाँ से कि बची हुई न्यूसेलस को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन पूछेंगे ब्लैक पेपर एंड बीट, ये सवाल आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, पेरिस्पर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना यहाँ से ये क्वेश्चन कर देना। नेक्स्ट है आपका इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हार्डेंस
एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो आपके इंटेगुमेंट क्या बन जाते हैं, टफ सीड कोट, जिसमें कि आउटर टेस्टा कहलाता है और इनर टेगमेन। दो होते हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। एंड द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। तो माइक्रोपाइल आपका जोका तो रहेगा क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए चाहिए होता है। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। तो सीड मैच्योर होता है तो उसका पानी कम हो जाता है और मेटाबॉलिकली एक्टिविटी कम हो जाएंगी और इसका जो मास है वो इतना घट जाएगा और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएंगी और आपका जो सीड है वो डोरमेंसी में चला जाएगा। मतलब सीड आपका जब आपका रखा रहता है तो डोरमेंट रहता है क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं कर सकता है, उसको ख़राब नहीं करनी है, जर्मिनेशन में यूज करता है। और इफ़ द फेवरेबल कंडीशंस कम्स, तो जब उसको मतलब मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो जर्मिनेट करता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डोरमेंसी खत्म कर देता है। फिर लिखा है कि एज ओव्यूल मैच्योर्स, जैसे जैसे ओव्यूल आपका मैच्योर करता है सीड्स में, as the ovary develop into fruit, the transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously। तो दोनों चीज़ें इकट्ठा चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब आपका सीड बन गया और उसके बाद आपकी ओवरी फ्रूट बनेगी बाद में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी के तभी दोनों चीज़ें इकट्ठा चलती रहती हैं। एंड द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकाप। तो आपसे पूछेंगे फ्रूट की वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकाप कहते हैं। द फ्रूट मे बी फ्लैशी इन गवावा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा और मे बी ड्राई इन ग्राउंड नट एज मस्टर्ड। Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seed. Recall the classification of fruit and their dispersal mechanisms that you have studied in earlier classes. Is there any relationship between number of ovule in an ovary and the number of seed present in a fruit? कि आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कोई ऐसा रिश्ता है क्या कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल की संख्या है या उसमें और सीड में। तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट। बाकी सब गिर जाएगा यार, है ना, पेटल्स, एप्पल सब गिर जाएंगे, बाकी चीज़ें वाइदर ऑफ हो जाएंगी। हाउएवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, ये देख सकते हैं यार, इनमें आपको फॉल्स फ्रूट मिलने वाला है। वो किससे बनता है, थैलेमस से। ओवरी से जो बनते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं, जो थैलेमस से बनते हैं वो फॉल्स फ्रूट हैं। यहाँ ये ध्यान रखना कि इन तीनों में थैलेमस क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन को, उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फिर लिखा है मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट्स। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं, उनको कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। Although in most of the species fruit are the result of fertilization, तो फ्रूट जो है आपका फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होते हैं ज़्यादातर। एंड देयर आर कुछ ऐसी होते हैं जहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाते हैं, तो उनको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कुछ ओवरी आपके ऐसे होते हैं जहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं होता और आपका फ्रूट बन जाएगा, तब हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। तो ये इंड्यूस की जा सकती है, नीचे लिखा हुआ है देखो। यहाँ लिखा है कि इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन में आप पे यही आने वाला है यहाँ से कि विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यानी कि ये पार्थिनोकार्पी की बात कर रहे हैं। लिखा है सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थिनोजेनेसिस और कार्पिक में भाई भूल मत जाना। जेनेसिस तो मतलब ऑर्गेनिज्म का बनना है, डायरेक्ट आपका गैमेट डेवलप हो गए ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो वो पार्थिनोजेनेसिस। और ये आपका सीड विदाउट फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। बनाना इसका एग्जाम्पल है, बनाना इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वगैरह जिब्रेलिन डाल दो तो पार्थिनोकार्पी हो जाती है। एंड सच फ्रूट आर कॉल्ड सीडलेस। तो सारे फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो ये सवाल यहाँ से बनता है कि भैया सीड होने की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, सीड होता है तो क्या क्या फ़ायदा होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। लिखा है फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस such as pollination, fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। तो ये यार यहाँ से पूछ लिखते हैं, स्टेटमेंट ऐसे आता है seed formation is more dependable on water, तो आपको करना है yes। Also seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitats and help in the species टू कोलोनाइज इन अदर एरिया। तो यार यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर भाई मान लो आपका सीड ना होता और डायरेक्ट एम्ब्रियो बना करते तो सारे एम्ब्रियो पेड़ के नीचे गिर जाते और वहीं उग जाते, तो नरिशमेंट भी ना होता। तो सीड है तो डिस्पर्स हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, फेंका जा सकता है, मतलब दूर दूर जा सकता है, ये ध्यान रखना। लिखा है कि एज दे हैव सफिशिएंट फूड, एक खास बात है कि उनके अंदर फूड होता है तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब तक वो फोटोसिंथेसिस ना करने लायक हो जाए तब तक उसको खाना मिलता रहता है ऑन देयर ओन। एंड द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी मिलता है भैया इससे यंग एम्ब्रियो, एंड बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है तो भैया ये न्यू कम्बिनेशन बनाने में भी, वेरिएशन लाने में भी सहायता और हेल्प करता है। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट लिखा है सीड इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, सीड हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। तो ये यहाँ से पूछते हैं कि भाई क्या चीज़ क्रूशियल है स्टोरेज के लिए, सवाल है, आंसर है
dehydration and dormancy, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. Can you imagine agriculture in the absence of seed or in the presence of seed which germinate straight away soon after formation of the cannot be stored? तो यार ये तो हो नहीं सकता. And how long do the seed remain? ये पैराग्राफ है वायबिलिटी ऑफ सीड का, कि भाई सीड कब तक वायबल रह सकते हैं, कितने दिनों तक रह सकते हैं. लिखा है कि हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर द डिस्पर्स. दिस पीरियड वेरीज इन, अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है. इन फ्यू स्पीसीज द सीड लॉस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स. कुछ में खराब कर देते हैं जल्दी. सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स. सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स एंड देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स. तो एग्जांपल यार ये दो यहाँ से बोर्ड में आएंगे. लिखा है ओल्डेस्ट यानी कि जो ल्यूपिन है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, वो कहाँ से निकाला गया है? आर्कटिक टुंड्रा से. सीड उसका जो है वो जर्मिनेट हुआ है रिकॉर्ड 10,000 ईयर के बाद, मतलब इतनी डोरमेंसी रही, इसके बाद भी वायबल रहा. फिर लिखा है दूसरा कि 2000 साल पहले से 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ द डेट पाम फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी. तो यार ये पूछते हैं कि आपका जो डेट पाम है उसका सब सीड कहाँ से मिला था, कितने साल का है, ये पूछते हैं. और ल्यूपिनस आर्क्टिकस का कहाँ से मिला था, कितने साल का है, ये सब पूछते हैं. नेक्स्ट का पैराग्राफ है थोड़ा ऐसा ही, और इसके बाद ये दिया गया है एक पैराग्राफ. तो एक बार देख लेते हैं इसको भी क्या लिखा है. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to compare the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following questions. How many egg are present in embryo sac? तो कितने होते हैं? नॉर्मल तो यार एक ही होता है. And how many embryo sac are present in an ovule? तो नॉर्मली एक ही होती है. How many ovule are present in an ovary? वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. And how many ovary are present in typical flower? तो वो भी एक ही होती है नॉर्मली. And how many flower are present at tree? तो ये अलग अलग सब बातें हैं इस तरह की. फिर यहाँ लिखा है कि कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड. तो हाँ पता है भाई ज़्यादा सीड्स होते हैं. एंड ऑर्किड फ्रूट आर वन सच कैटेगरी. तो ये ध्यान रखना एग्जांपल यहाँ से कि ऑर्किड जो है वो एक कैटेगरी है फ्रूट की जिसमें क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड. ये पूछा गया है भाई इनमें से किसमें थाउजेंड ऑफ टीनी सीड होते हैं. ऑप्शन होता है ऑर्किड्स. सिमिलर इन द केस ऑफ फ्रूट सम पैरासिटिक स्पीसीज. यार ये यहाँ से कुछ और पूछा ना जाए, ये पूछते हैं कि इन दो में से चार में से कौन पैरासिटिक स्पीसीज हैं. तो ऑप्शन होता है ओराबैंक एंड स्ट्राइगा. Have you seen a tiny seed of ficus? How large is the tree of ficus? बहुत बड़ा होता है. Develop from that tiny seed. How many billion of seed does each ficus tree produce? Can you imagine any other example in which such tiny structure can produce such a large biomass over the years? तो ये कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से छोटे सीड जो हैं वो बड़ा बड़ा प्लांट बनाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे सीड हैं जो बड़ा प्लांट बनाते हैं. यहाँ से आपसे यही पूछेंगे कि टीनी सीड्स किसके निकलते हैं ऑर्किड के, और ये पूछते हैं पैरासिटिक स्पीसीज वाला, ठीक है. तो ना एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी. यार ये हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, है ना. थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप इतना पढ़ें. आज की वीडियो में इतना रहेगा इसमें. तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी को आपको समझाएंगे और फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. थैंक यू.